लेकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जब भी बात होगी तो मणिपुर का मुद्दा भी कांग्रेस के द्वारा बहुत मुखरता के साथ उठाया जा रहा है कि जब संदेश खाली की बात होती है तो लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई नुकसान होता हुआ प्रमोद जी नहीं दिख रहा है एनडीए को। नहीं, अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, उसमें से हम लोगों को लग रहा था कि बीजेपी 21-22 सीटें जीतेगी। आपका भी गणित वही बता रहा है। असम में अगर 3 सीटें निकलती हैं और मणिपुर की 1 निकलती है तो बकिया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जो भी मिजोरम या और भी नागालैंड, वहाँ पे बीजेपी अपनी सीटें ले जाएगी। यहाँ पे कोई नुकसान होता दिख नहीं रहा है। जहाँ तक मणिपुर का मुद्दा आपने बताया था, मणिपुर में जब एन बीरेन सिंह की पिछली बार सरकार बनी तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट सारे इलाकों से हट गया, मोस्ट ऑफ द एरिया से। इरोम शर्मिला ने अपना जो इतना 20 साल पुराना 25 साल पुराना जो अनशन था वो खत्म किया था। अब की जो ये शुरुआत हुई, जो वहाँ पे ये 2 एथनिक क्लैशेज हुई, ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस पे जो है सरकार डील कर रही होगी। मनोज जी, अगर इस सर्वे की बात की जाए, पूर्वोत्तर की बात की जाए, राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से शुरू की और उसके बाद वो मुंबई में खत्म करेंगे उसको, लेकिन उसके बावजूद कहीं वो सेंटिमेंट्स में नजर नहीं आ रहा है। और अगर पैटर्न आप देखें सर्वेज का या पुराने चुनाव नतीजों का, तो ऐसा नजर आता है कि पूर्वोत्तर आमतौर पर केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके साथ वहां पूर्वोत्तर के राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी जाती हैं। तो क्या यही पैटर्न सेट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ भी? नहीं, आपने जिसने मणिपुर की बात किया और जहां कहा कि उम्मीद थी कि महिलाओं के साथ जो हुआ उसका रिएक्शन वोट आना चाहिए था। मैं बार बार यही बात मैं सबसे कहता हूं कि कांग्रेस किस मुद्दे पे खड़ी है, कितने देर तक खड़ी है, उसका कितना इशू पब्लिक के बीच में बना पाती है। आप मैंने कहा महंगाई पर किसी दिन करते हैं आप बस, किसी दिन भ्रष्टाचार पे करते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। कोई मुद्दा इन्होंने खड़ा कर ही नहीं पाए। और रही बात की नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अब ऐसा कांग्रेस के पास मजबूत नेता नहीं है, तो ये पूरे भारत में करेंगे जहां स्टेट में मजबूत नेता नहीं है जो इनको खड़ा। यदि आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा मजबूत नेता है, आप असम में जाइए एक मजबूत नेता है, आप मध्य प्रदेश में जाइए बीजेपी के पास एक मजबूत नेता है जो वोट को खींच के लाता है। आप मुझे ये बताते चलिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी यदि नेता होते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट, स्टेट में कौन सा ऐसा उनका नेता है जो वोट को लेकर आ जाए? राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, पहली बार बनाए गए, और मोहन यादव पहली बार बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा सहमत इसलिए हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई बड़े नेता नहीं है, या ठीक है आज दिन उनके बुरे चल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर कमलनाथ की बात की जाए, अशोक गहलोत की बात की जाए, नहीं हाँ, को लोग भूल जाएंगे जो वहाँ के लोग हैं, जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से हुआ इतने दिनों तक हुआ है, तो मतलब चुनाव आया तो वहाँ के लोग भूल के फिर बीजेपी को वोट करने लगेंगे। तो ये बड़ा अजीब। चलिए अभी चर्चा देखिए बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और अब जल्दी से मुझे लगता है देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेनी चाहिए। और गिरफ्तारी की तलवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटक रही है। ऐसे में दिल्ली की 7 सीटों का आंकड़ा जो है वो क्या कहता है? यहाँ पर एक बार फिर 2019 की ही तस्वीर रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी सातों सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना कोई ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित नहीं हो रहा है। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को 55% वोट मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को इसके मुकाबले सिर्फ 40% मिल रहे हैं। और मैं अब चाहती हूं कि देखिए, ये तो आपने वोट शेयर देख लिया, राहुल गांधी आस्तीन चढ़ाते हुए आ रहे हैं, ये भी देख लिया, और प्रधानमंत्री मोदी की दूरबीन जो है वो दूर दूर तक देख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, और ये सवाल मैं पंकज जी आपसे लेना चाहती हूं, सवाल ये उठ रहा है कि 2019 में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिलकर बीजेपी के वोट शेयर से कम था। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा हूं और तमाम तरीके से दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, फ्री योजनाओं के तहत भी पहुंचे, लेकिन फायदा इस बार फिर नहीं हो रहा है, फिर 2019 की तस्वीर रिपीट हो रही है। देखिए, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भी अगर इंडिया समूह को यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 40% वोट मिल रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। सीधा गणित है ये। तो या तो वोट 40% नहीं मिल रहे हैं इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी को कितने भी मिल रहे हो, 40% अगर वोट मिला तो 7 में से 2 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी। मनोज जी, ये जो आंकड़ा है, जो समीकरण पंकज जी बता रहे हैं, आप उसका भी जवाब दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि अपने 7 में से 6 चेहरे बीजेपी ने बदल दिए हैं। हालांकि दिल्ली में इस तरीके के प्रयोग बीजेपी पहले भी करती रही है कि बाहरी कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स को उतारा और उसके बावजूद सीटें निकाल ली गई, लेकिन अब की बार काफी केयरफुली नए कैंडिडेट्स को उतारने की बजाय या बाहरी या सितारों को उतारने की बजाय जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको जगह दी गई है, और उसके बावजूद ये जो सीटें बदली गई हैं, क्यों बदलने की जरूरत पड़ी अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था तो?
वोट तो वैसे भी मोदी जी के नाम पे ही पड़ना है, ये तो लगातार कहा ही जाता है कि मोदी की हवा में सब जीत रहे हैं। शोभना जी, हम लोगों ने पहले भी बोला कि बीजेपी क्या करती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी में उनके एमपी फंसते हैं उनकी सीटों को बदलते हैं ये, और बहुत कहिएगा कि स्ट्रांगली उस पर निर्णय लिया जाता है, और ये इनके पार्टी का सर्वे होता है। एंटी इनकम्बेंसी थी एमपी के विरुद्ध, इंडिविजुअल के, हाँ, लोकसभा जो मेंबर थे उनके विरुद्ध। देखिए पंकज जी हंस रहे हैं, ईस्ट के एमपीज का टिकट काट देते हैं। प्रमोद जी, पंकज जी हंस रहे हैं और मुझे लगता है पंकज जी को चर्चा में लाना बेहद जरूरी है। पंकज जी आप क्यों हंस रहे हैं इनकी बातों पर? नहीं, अगर 7 में से 6 सांसदों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर एंटी इनकम्बेंसी थी तो ये तो बहुत बहुत गंभीर मसला है। आपको सबके टिकट बदलने पड़े 6 के 6 के। गुजरात में तो पूरी सरकार के विरुद्ध में थी, इन्होंने बदल दिया और जीत कर चले आए। अरे ये तो कई तो बात बताना चाह रहा हूँ। सांसदों के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा इतना मजबूत है कि वो 6 के 6 बाकी को भी जिता ले आते। लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ उसी स्तर पर नहीं थी, नरेंद्र भाई मोदी की गिरती लोकप्रियता भी उसका एक कारण है। चलिए पंकज जी आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से ही सटा हुआ हरियाणा भी है और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। और यह आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में एक बड़ा बदलाव हरियाणा में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अभी आप गुजरात का जिक्र कर रही थी, कई राज्यों का आपने जिक्र किया, वहां भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। और उसके बावजूद जाट वोट की बात कर ली जाए, चाहे वहां पर जो पहलवान लड़कियां थी उनके मुद्दे की बात की जाए, इस सब के बावजूद कोई अंतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्रणय हरियाणा की 10 की 10 सीटों की हमने बात कर ली और 10 की 10 सीटों पर वही 2019 वाली तस्वीर रिपीट हो रही है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। वही 10 सीट 19 में भी बीजेपी को गई थी और इस बार भी जा रही है। लेकिन एक सवाल भी हमने लोगों से पूछा है और वो सवाल भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। इस पर लोगों की राय अलग अलग तरीके से सामने आई है। 9% लोगों के मुताबिक इससे गठबंधन को बहुत अधिक फायदा होगा। 22% लोगों ने माना कि कुछ हद तक फायदा होगा, जबकि 52% लोगों ने कहा इससे गठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं 17% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। तो अब ये तो आंकड़ा आपके सामने आ गया भारत जोड़ो यात्रा से। अब मैं शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। हरियाणा में अभी अभी मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, नायब सैनी को मौका दिया गया और ये बीजेपी के लिए कोई पहला प्रयोग नहीं है। उत्तराखंड बड़ा अच्छा उदाहरण उसका है। क्या आपको लग रहा है कि जो विधानसभा की सीटों की जो एंटी इनकम्बेंसी है या मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी है उसको बदलने से लोकसभा में फायदा हो रहा है और इसीलिए 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सरकार तो वहाँ दूसरे वजह से बदली गई हाँ। कि उनको दुष्यंत चौटाला से पीछा छुड़ाना था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल के और उनके जो 5 MLA थे उनको तोड़ लिया। तो वो एक अलग मामला है। लेकिन ये बात सही है कि अब जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों से वहाँ पे एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बना के, तो सेटिंग का नाम दे रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जेजेपी को हटाना था, ये तो आपसी सेटिंग की बात लग रही है, क्योंकि आपने देखा है कि जब बहुमत साबित करना था तो सब बाहर निकल के चले गए। ये आपसी सहमति का डिवोर्स था। ये जो जिसको हम कहते हैं ना अंतरात्मा, ये अंतरात्मा कुछ और ही कह रही थी। वो विधायक उनके साथ में नहीं है। और अब जो जाटों के बीच में जो बिखराव होगा, चौटाला के दो पार्टियां हैं चौटाला परिवार की, और चूंकि कांग्रेस भी एक जाट नेता हुड्डा को प्रोजेक्ट कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे मुझे लगता है कि जो गैर जाट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, उसमें उसको फायदा मिल रहा है। राजकिशोर, हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए, आप लंबे समय वहां रिपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन अगर मैं चुनावी आंकड़े देख रहा था, 2014 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब 10 की बजाय 10 में से 9 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। यानी अभी भी 2014 के परफॉर्मेंस पर भी नहीं लौट पा रही है कांग्रेस, तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम बातों, तमाम कैंपेन्स के बावजूद और किसान आंदोलन को लेकर जितना सक्रियता से वहां पर भूपेंद्र हुड्डा हो या बाकी लोग हो कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इसीलिए रोहतक की सीट इसीलिए उनके पास आ पा रही है, वरना तो आप मान कर चलिए वहां खाता भी नहीं खुलने वाला था। और दूसरी बात है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में 2013 में जो रेवाड़ी से जो प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों पूर्व सैनिक सम्मेलन किया था, वहीं से पूरा चुनाव उनका उठा था। तो वहां पर ठीक है, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो मार्शल कम्युनिटी है उसमें मोदी
का एक अपना वो क्रेज डाल, लेकिन जाट नाराज थे, जेजेपी को साथ में इसलिए लाना पड़ा। और पिछले चुनाव में बड़ी टैक्टिकल वोटिंग हुई थी खट्टर के खिलाफ। और जो खट्टर की बात जो अभी शरद जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पे खट्टर वहां पर गैर जाट चेहरा था, लेकिन गैर जाटों में भी खासतौर से अहिरवाल में भी उनके चेहरे पर नाराजगी थी। और वहां पर 16 विधानसभा सीटें आती तो महेंद्रगढ़ और इधर भिवानी तक का उसका गुड़गांव तक लंबा असर होता। तो इसलिए परिवर्तन करना जरूरी था और इसीलिए किया। ओबीसी उनके साथ है।